प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कमजोर नस पहचान ली है। नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि कांग्रेस का वोट किस टॉपिक पर घट सकता है और बीजेपी का वोट किस टॉपिक से बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव का पूरा एक्सरे नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के बीच जाकर किया। चुनाव जीतने के लिए मोदी का प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है, प्लान ई और डी क्या है। पिछले 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कितनी सीटें घटाई, बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ाई। मोदी की 3 दिसंबर वाली चुनावी रिपोर्ट को आज डिकोड करते हैं। मोदी ने अपना कौन सा काम बताया, क्यों कहा यह मोदी का काम है? ये मोदी का काम है। मोदी ने विरोधियों को कौन सा काम बताया, लोगों से क्यों पूछा, किसके बारे में पूछा? हटाओगे, हर बूथ से हटाओगे। हटाओगे, बिल्कुल साफ कर दोगे, हटाओगे, हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे, हटाओगे। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मोदी तो आपके दिल की बात जानता है? यह कहकर मोदी ने क्या इशारा दिया है, किस बात का जिक्र किया है? मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। गरीब की जेब साफ, काम हाफ। मोदी ने चुनावी सीजन में चुनावी मंच से 2023 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल तंज कसा है। इस बार कौन सा मोदी विरोधी फंसा है? गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ। 23 के चुनावी सीजन के लिए मोदी गोवा वाला प्लान लेकर आए हैं। जी से गरीब, ओ से ओबीसी, ए से आदिवासी। मोदी ने यह प्लान बीच चुनाव लॉन्च किया है। मोदी विरोधी खेमा यह प्लान देखकर सकपका गया है। प्रियंका की टाइमलाइन पर भी ओबीसी ओबीसी, राहुल की टाइमलाइन पर भी ओबीसी, आदिवासी और दलित वाले स्क्रिप्ट। कमलनाथ भी बोलने लगे खुशहाल आदिवासी वाली बोली। गहलोत करने लगे पुडवा प्रेयर अरदास। कांग्रेस अध्यक्ष की ट्विटर टाइमलाइन पर भी वही ओबीसी वाली बात। आपने सोचा है कि देश की सियासत में अचानक से ओबीसी, आदिवासी और दलित पर इतना फोकस क्यों बढ़ गया है? हर कोई उन्हीं का जिक्र क्यों कर रहा है? जवाब नंबर गेम्स में है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी आबादी है, 12% दलित आबादी है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी, करीब 18% दलित और राजस्थान में 13% आदिवासी और 17% दलित आबादी है। ये वो वोट बैंक है जिसे बिना अपने पाले में किए चुनावी जीत की राह आसान नहीं है और ये तीनों ही राज्य चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसीलिए मोदी विरोधी खेमे में शामिल हर नेता का, हर बड़े चेहरे का फोकस इन्हीं तीनों पर है। मगर इसकी काट अगर किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। विरोधी ओबीसी, दलित, आदिवासी वाले स्क्रिप्ट लिखते रह जाते हैं। भाषण देते देते मोदी को गाली देने लगते हैं, जबकि मोदी सीधे पब्लिक के बीच जाकर विरोधियों की नीति और नियत की पोल खोल रहे हैं। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ, जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं? एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज
समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। आज कांग्रेस के नेता आदिवासियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने जब पीढ़ी दर पीढ़ी देश में सरकार चलाई तब उन्हें आदिवासियों की याद नहीं आई। सवाल है कि गरीब ओबीसी आदिवासी पर मोदी को यह कॉन्फिडेंस आया कैसे? तीनों राज्यों में इस तबके के वोट को लेकर मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। 2019 में 1/3 से ज्यादा यानी करीब 34% दलित वोटर्स ने मोदी के काम पर वोट दिया था। 2014 में दलित वोटर्स का यह आंकड़ा 24% था। 41% अपर ओबीसी, 48% लोअर ओबीसी, 33% एससी, 44% एसटी ने बीजेपी को वोट दिया था। गरीब तबके में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। 2014 में 24% गरीबों ने मोदी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच बीजेपी का सपोर्ट बेस 30% से बढ़कर 54% हो गया था। 19 के चुनाव में 38% दलित वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। इसी तरह राजस्थान में 2019 के चुनाव में 39% दलितों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। 2019 से 2023 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में मोदी ने 19 में गोवा यानी गरीब, ओबीसी, दलित और आदिवासी वाला जो एक नया वोट बैंक खड़ा किया था, अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने की संभावना है। मोदी इसीलिए इतने वोकल हैं। कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, और ये मोदी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। दलित, ओबीसी, आदिवासी, कास्ट सेंसस के नाम पर मोदी विरोधी मोर्चा प्रधानमंत्री को घेरने की तो बहुत कोशिश करता है,
कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में यही कोशिश की, मगर मोदी ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ निकाला था। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पीएम ने इस तस्वीर का जिक्र किया। इस तस्वीर में मोदी हैं, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, देश के पहले दलित सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामरिया हैं, लेकिन दलित करने वाले मोदी के विरोधी नहीं हैं। इनवाइट तो कांग्रेस को भी किया गया था, मगर कांग्रेस की लीडरशिप ने आना जरूरी नहीं समझा। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में पहली बार, कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था, और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। इतनी दलितों से नफरत करते हैं, जब राष्ट्रपति हम आदिवासी बनाए उसका विरोध, हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दलित बनाए उसका भी विरोध, और फिर झूठ फैला करके सिंपैथी का नाटक करना। और मोदी ने इसे हाथों हाथ पिक कर लिया, पब्लिक के बीच जाकर सब कुछ कह दिया। दलितों के हित की बात करने वाली कांग्रेस एक दलित सीआईसी के शपथ ग्रहण पर नहीं आती है, मगर चुनावी सभाओं में टेप दलित वाला ही बजाती है। इसे प्रियंका गांधी के एग्जाम्पल से समझिए। प्रियंका गांधी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कुरूद में चुनावी रैली करने पहुंची। छत्तीसगढ़ में करीब 32% आबादी आदिवासियों की है, मगर 13% दलित हैं। करीब 47% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आजादी के बाद पहली बार गांधी खानदान से जुड़ा कोई शख्स छत्तीसगढ़ के कुरूद पहुंचा। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, तो खुद सुनिए। साथियों, हमारे कुरूद विधानसभा और धमतरी जिला के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि पहली बार आजादी के बाद गांधी परिवार से हमारे बीच में हम उनका सदस्य यहाँ पर आया है। दलितों के नाम पर कांग्रेस 23 और 24 की सियासत कर रही है, मगर ये सिर्फ कैमरे वाली सियासत लगती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल और प्रियंका पहले भी छत्तीसगढ़ के कुरूद में राउंड लगा सकते थे। अगर ये न कर सके तो कम से कम कुरूद की चुनावी रैली में प्रियंका ने इतना होमवर्क तो किया होता कि वो अपने उम्मीदवारों के नंबर ही काउंट कर लेती। उनसे वो भी नहीं हुआ। और यहाँ तो एक महिला उम्मीदवार भी है जिन पर हमें गर्व है। दो उम्मीदवार। अच्छा, दोनों महिला हैं। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, प्रियंका की चुनावी रैलियों में इन दिनों फंबल बहुत सारे हो रहे हैं। मोदी पर आरोप लगाते लगाते प्रियंका की जुबान भी कई बार लड़खड़ाने लगती है। वो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी को लेकर गलत फैक्ट भी बताने लगी हैं। बीजेपी इन सारे वीडियोस को सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करा रही है। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का? चुनावी सीजन में बीजेपी के हैंडल्स कांग्रेस के टॉप नेताओं की ऐसी हर छोटी बड़ी गलती पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैंडल से दूसरे हैंडल पर परोस रहे हैं। 2023 के चुनावों वाली यह स्ट्रेटजी धीरे धीरे पीक पर पहुंचने लगी है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ का एक विश्लेषण देखिए। सीएसडीएस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एक महीने का थ्रेड खंगालने पर पता चला कि कांग्रेस के 552 पोस्ट में 36% पोस्ट का नेचर नेगेटिव था। बीजेपी के 1138 पोस्ट में 42% पोस्ट का नेचर नेगेटिव था।
कांग्रेस ने 20% नेगेटिव पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री पर किए, 40% नेगेटिव पोस्ट बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए किए। पॉजिटिव पोस्ट के नाम पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को फुल मार्क्स दिए। कांग्रेस के 21% पॉजिटिव पोस्ट अपने सीएम के लिए थे, 39% पॉजिटिव पोस्ट अपनी पार्टी के नेताओं के लिए थे, जबकि इसके उलट बीजेपी ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पोस्ट करप्शन पर किए और ऐसे 33% नेगेटिव पोस्ट बीजेपी की टाइमलाइन पर दिखे। इस दौरान बघेल को घेरने वाले 18% नेगेटिव पोस्ट भी बीजेपी की तरफ से हुए। रही बात पॉजिटिव पोस्ट की, तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोस्ट यानी 44% अपनी पार्टी के नेताओं पर किए, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 23% पॉजिटिव पोस्ट पीएम मोदी पर हुए। इस विश्लेषण से यह तो क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बघेल के नाम पर बैटिंग करना चाहती है, जबकि बीजेपी बघेल को ही क्लीन बोल्ड करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार मोदी को ही बनाया है। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया।